सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइस बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट पोएट्री के बारे में, जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स का मतलब है कि रोक दिया गया है। वुड्स कहा जाता है जंगल को, ठीक है। वुड एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी प्लूरलाइज नहीं होता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ये ऐसी संज्ञा है जिसे गिना नहीं जा सकता, और जिस चीज को गिना नहीं जा सकता उस चीज का कभी बहुवचन नहीं बनता है। तो वुड का मतलब तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होगा, क्योंकि लकड़ियां नहीं हो सकता, जंगल होता है। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स यानी कि जंगल के द्वारा रोक दिया गया है एक स्नोई। स्नोई का मतलब है कि एक जब बर्फ गिर रही है ऐसी एक शाम में। तो गाइस बहुत ही शानदार कविता है, बहुत ही शानदार पोएट्री है जो मानव और प्रकृति के संबंध को बताती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के साथ। वन स्नोई इवनिंग, एक बार शाम के समय जब बर्फ गिर रही थी। स्नोई मतलब बर्फ गिरती हुई शाम के अंदर। ऑफ द विंटर, विंटर यानी सर्दियों में, अ राइडर यानी कि एक घुड़सवार कह सकते हो आप, है ना। तो वह जंगल, जो पोएट है वह जा रहा था राइडिंग होम, अपने घर जा रहा था। ही पासिस बाय अ वेरी ब्यूटीफुल वुड, और वह एक बहुत ही सुंदर से जंगल के करीब से, पास से, निकट से गुजरता है। बीइंग बिविच्ड, मोहित हो जाता है, एट द साइट ऑफ द स्नो फॉलिंग ऑफ द ब्यूटीफुल वुड, और वह इस दृश्य को देखकर इतना ज्यादा मोहित हो जाते हैं, इतना ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति कि स्नो जो है, बर्फ जो है वह गिर रही है सुंदर जंगल के अंदर। ही स्टॉप्स, वह वहां रुकते हैं देयर, वहां पर, एंड स्टार्ट्स एंजॉयिंग द सीन, और वहां का सामने का जो दृश्य होता है उस दृश्य का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इज द स्पीकर्स मोमेंटरी का मतलब है क्षणिक, हिंदी में कहते हैं क्षणिक, क्षण मात्र के लिए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जो वह रुकते हैं। पॉज का मतलब है रुक जाते हैं इन लाइफ्स जर्नी, अपने जीवन की यात्रा में। टू एप्रिशिएट, प्रशंसा करने के लिए, द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए, या आप कह सकते हो प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए, है ना। बहुत, अब जैसे आप लोग टीनेजर हो, आप लोगों को ये लगता होगा कि यार ये लोग कैसे एंजॉय करते होंगे कि यार पहाड़ी पर बैठ गए, सूर्यास्त होता हुआ देख रहे हैं। आप लोगों के नजरिए से देखो तो बहुत ही बोरिंग काम है। बोले यार इसमें क्या एंजॉय है, ये कैसे एंजॉय कर सकता है कोई व्यक्ति ये दृश्य कि भाई बैठे हैं, बस बैठे हैं, क्या हो, सूरज डूब रहा है, सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हैं, 6 बजे 5 बजे उठ रहे हैं, घर से साइकिल चलाकर 20 किलोमीटर दूर, जैसे मेरे घर के पास में से पहाड़ जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली के पहाड़ों के उधर जा रहे हैं सूर्य उदय होता हुआ देखने के लिए। तो टीनेजर के दिमाग में आता है कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सुबह 5-6 बजे उठ करके सूर्योदय उठते हुए देखने के लिए जाएगा, वो भी साइकिल चलाकर या बाइक चलाकर 20 किलोमीटर दूर। कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन वास्तविकता में अगर आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते तो वो एक बहुत ही, आप कह सकते हो, पवित्र क्षण आपके जीवन का होता है, जिस समय आप प्रकृति का आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, सीख जाते हैं कि प्रकृति के दृश्यों का आनंद कैसे लिया जाता है। तो यहां पर जीवन की जो यात्रा चल रही है उससे हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्षण मात्र के लिए समय लेते हैं, रुकते हैं और प्रकृति के उन दृश्यों का आनंद लेते हैं। वाइल एक्नॉलेजिंग, इस बात को जानते हुए, द ऑब्लिगेशंस की जिम्मेदारियां और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्लिगेशंस का मतलब उत्तरदायित्व हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब जिम्मेदारियां हो जाएगा। दैट मस्ट बी प्रायोरिटाइज, जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रायोरिटाइज का मतलब है प्राथमिकता देना। ठीक है, तो इन बातों को जानते हुए भी कि कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें जीवन में वास्तविकता में हमें प्राथमिकता देना चाहिए, और उनको प्राथमिकता देना हमारे लिए क्या है, हमारी जिम्मेदारी या हमारा उत्तरदायित्व भी है। यही आपका सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया होता क्या है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सेंट्रल आइडिया और समरी एक ही है क्या? नहीं, सेंट्रल आइडिया वह विचार है जिस विचार को अभिव्यक्त करने के लिए, जिस विचार को
आप तक पहुंचाने के लिए कविता की रचना की गई है, वो विचार जो होगा वही सेंट्रल आइडिया कहलाएगा। और सारांश यानी कि कविता में क्या कुछ बताया गया है, पोएट्री में क्या कुछ बताया गया है, वो उसका सारांश कहलाता है। कि भाई आपने कविता में जो कुछ बताया गया उसे कम से कम शब्दों में पैराग्राफ में लिख दिया तो वो सारांश या समरी हो गई, ठीक है। जीस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका जन्म 1874 में हुआ, 1663 के अंदर इनका निधन हो गया था। ऑफन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट, अक्सर इन्हें नए इंग्लैंड का कवि कहा जाता है। वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। बट मूव्ड, लेकिन ये वहां से अन्यत्र स्थान पर चले गए थे। कहां पर? एन अर्ली एज, अपनी आयु में, मतलब अर्ली एज मतलब अपने जीवन के शुरुआती समय में ही, टू न्यू इंग्लैंड, नए इंग्लैंड के अंदर, ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो ईस्ट यानी कि पूर्वी तट के वहां जाकर रहने लगे थे। रिटर्निंग टू द स्टेट्स, स्टेट्स किसको कहा गया है? यूएसए को कहा गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स को वे लौटते हैं। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोएट्री, और यहां आकर के इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था पोएट्री लिखने के लिए और टीचिंग और शिक्षण के लिए। He also worked as a newspaper editor, इन्होंने न्यूज़पेपर में, समाचार में संपादक के रूप में भी काम किया है। किस रूप में काम किया है? संपादक के रूप में। कॉबलर, जूते बनाने वाले के रूप में। फार्मर, एक किसान के रूप में भी काम किया है। His works include, इनके जो प्रसिद्ध कार्य हैं उसमें A Boy's Will है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन है, माउंटेन इंटरवल है। ये सारे के सारे कार्य इनके महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित हैं। न्यू हेमिस्फेयर है, वेस्ट रनिंग ब्रूक है। फ्रॉस्ट वॉन न्यूमरस अवार्ड्स, न्यूमरस का मतलब है अनेकों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अनेकों अवार्ड्स जीते हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित है 2 पुलिट्जर प्राइजेस हैं। बाय द टाइम ही डिलीवर्ड हिज पोएम, उस समय तक जब इन्होंने अपनी एक कविता को सुनाया था। क्या सुनाया था? द गिफ्ट आउटराइट एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1961। तो 1961 के अंदर जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने द गिफ्ट ऑफ आउटराइट, एक इनॉग्रेशन हुआ था, एक उद्घाटन के समय में उन्होंने ये कविता सुनाई थी 1961 में। ही हैड अचीव्ड द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ अमेरिका, इन्हें एक अनआधिकारिक पोएट लॉरेट कहा जाता है अमेरिका का, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कविता को। तो कविता के बारे में हमें जो कुछ थोड़ा पता होना चाहिए वो सारी की सारी चीजें यहां पर है। फर्स्ट स्टैंजा, हुज वुड आर आई थिंक आई नो, कौन से जंगल हैं, कौन से वन हैं, कौन से जंगल हैं वे जिन्हें मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो, हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम बात करें तो उनका जो घर है वह तो गांव में है, विलेज के अंदर है ना। उनका घर जो है वह गांव में है। दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, यद्यपि, तथापि उनका घर जो है वो तो गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे नहीं देख पाएगा या वह मुझे नहीं देखेगा अगर मैं यहां रुक भी जाता हूं तो। टू वॉच हिज वुड, उसके जंगल देखने के लिए। फिल अप विथ स्नो, जो बर्फ से भरे हुए हैं। अगर इन बर्फ से भरे हुए वनों के लिए, जंगलों को देखने के लिए कुछ क्षण के लिए अगर मैं रुक भी जाता हूं तो मैं जिसके यहां काम करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व जिस काम की मेरे पास है, उसे पता नहीं चलेगा कि भाई मैं क्षण भर के लिए यहां रुक जाऊं, है ना। अब जैसे मैं कहीं क्लास लेने जाता हूँ, एक पीसीएस की क्लास लेने जाता हूँ, आरपीएससी की, मतलब राजस्थान के अंदर है ना, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की सुबह सुबह क्लास लेने जाता हूँ। तो मैं एक ब्रिज के ऊपर से जाता हूँ। उस ब्रिज से क्या है, काफ़ी सुंदर नज़ारा अजमेर का दिखता है। तो मैं कई बार एक क्षण के लिए रुक जाता हूँ कि यार कितना, क्लास में भी तो है 10 मिनट का टाइम है, चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट यहाँ रुक जाते हैं। बाइक पे ही, बाइक या स्कूटी पे वहीं रुक जाता हूँ, वहीं बैठा बैठा देख लेता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट, ठीक है चलो 2 मिनट हो गए, देख लिया, चलो अपने काम पे। तो वही बात है, किससे पता चलेगा भाई मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम तो मैं कर ही दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा उत्तरदायित्व है। लेकिन अगर क्षण भर के लिए अगर मैं रुक जाऊं इन जंगलों को देखने के लिए जो कि बर्फ से भरे हुए हैं, यहाँ पर ट्रेवलर,
ट्रेवलर का मतलब है हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कि यात्री हैं, वे कहते हैं आई बिलीव आई नो द ऑनर ऑफ दिस वुड्स। वे कहते हैं मेरा मानना है, मैं मानता हूं कि मैं इन जंगलों के मालिक को जानता हूं। दो ही रिजाइड इन विलेज, हालांकि वह जंगलों का जो मालिक है वह गांव में रहता है, नियर बाय, सिंस ही इज नॉट लिविंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज वुड्स, जबकि वह इस जंगल के बीचों बीच नहीं रह रहा है। ही विल नॉट नोटिस मी, वह मेरे ऊपर ध्यान नहीं देगा। वाइल आई स्टॉप टू वॉच हिज वुड्स, अगर मैं उसके जंगलों को देखने के लिए रुक जाता हूं, ये देखने के लिए बीइंग फिल्ड अप विथ स्नो, वे जंगल जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। माई लिटिल हाउस मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा जो छोटा सा, माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा सा जो घोड़ा है, मैंने गलती से इसे हाउस पढ़ लिया, मेरा छोटा सा जो घोड़ा है वह निश्चित तौर पर उसे ये बात, ये घटना, ये मेरी हरकत थोड़ी सी कैसी लगेगी, अजीब लगेगी। जिस घोड़े पर बैठकर मैं जा रहा हूं वो घोड़ा जो है वो थोड़ा सा उसको अजीब लगेगा कि यार यहां क्यों रुका हुआ है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, घर पर कोई फार्म हाउस, मतलब आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। नियर मतलब नजदीक या पास में कोई फार्म हाउस तो है नहीं, तो मैं यहां इस जंगल के यहां पर क्यों रुक रहा हूं। तो अगर मैं यहां क्षण भर के लिए रुकता हूं तो मेरे छोटे से घोड़े को थोड़ा अजीब तो जरूर लगेगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, मैं कहां रुका हुआ हूं, मैं कहां ठहर गया हूं कुछ समय के लिए, मैं जंगल और जमी हुई झील के, बर्फ से जो जम गई है झील, उस झील के बीच में रुका हुआ हूं। मैं दो चीजों के बीच में हूं, यहां पर बर्फ से जमी हुई झील है और यहां पर क्या है, यहां पर ये पेड़ खड़े हैं, तो इन पेड़ों के और झील के बीच में एक रास्ता है और यहां पर इन दोनों के बीच में मैं रुक गया हूं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और आज की जो शाम है वो शाम कैसी लग रही है, शाम कैसी प्रतीत हो रही है कि इस साल की सबसे अंधकारमय शाम है। मतलब आज इस साल की सबसे घनी अंधेरी शाम है जिस शाम पर मैं यहां रुक रहा हूं। ओके मनीषा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, धन्यवाद कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। मैं विश्वास मानता हूं कि आज नहीं तो कल आप अपने जो टीचर हैं उनसे आप ज़रूर मिल पाएंगे। कभी भी मिलने चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है वो बुरा नहीं मानेंगे, उन्हें अच्छा ही लगेगा अगर आप उनसे मिलने भी जाते हैं तो ये हमारा सेकंड स्टेंजा है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट स्ट्रेंज टू सी मी स्टॉप नियर द वुड्स, मेरा छोटा सा घोड़ा शायद उसे ये चीज़ अजीब लगेगी, इसके लिए एक शब्द और आ जाता है विचित्र लगेगी, जब वह मुझे देखेगा या देखता है कि मैं एक जंगल के पास में रुका हूं। वेयर देयर इज नो फार्म हाउस, कोई फार्म हाउस नहीं है। टू प्रोवाइड शेल्टर इन द रफ वेदर, इस खराब वेदर में, इस खराब मौसम में आश्रय देने के लिए यहाँ पर कोई फार्म हाउस तो है नहीं। फिर मैं यहाँ क्यों रुका हूँ। फ्रॉम द वुड्स टू लेक, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, जंगल से लेकर के झील तक कोई फार्म हाउस नहीं है। द वाटर इज फ्रोजन, पानी जो है वह जमा हुआ है। एंड इट इज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और आज की जो शाम है वो सबसे अंधकारमय शाम है। He gives his harness bell a shake. हार्नेस का मतलब होता है घोड़े पर जो हम एक रस्सी बांधते हैं ना, चमड़े की बनी हुई जो रस्सी होती है, चमड़े की जो बेल्ट होती है, तो वह घोड़ा क्या करता है, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे हिलाता है, सर हिलाता है ना, हिनहिनाता हुआ, हिनहिनाने में तो आवाज करता है, वह अपने सर को हिला करके और उसकी हार्नेस, उसके पर जो रस्सी बांधी गई है, उस पर जो घंटी है उसे हिलाता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, वह अपनी हार्नेस रस्सी को हिलाकर आवाज करता है। अशेक मतलब हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, जैसे कि घोड़ा ये पूछना चाहता हो कि भाई कोई गड़बड़ है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और एक और आवाज जो आती है वह स्वीप, हवा के बहने की आवाज आती है। ऑफ इजी विंड, मंद मंद बयार, बयार या हवा कह सकते हो, मंद मंद जो हवा वहां बह रही है, बस केवल उस हवा की आवाज आती है। एंड डाउनी फ्लेक, और हिमलव, हिमलव किसको कहा जाता है कि जो
बर्फ के छोटे 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 कण या टुकड़े जो बरस रहे हैं केवल वे दिखाई दे रहे हैं। ही यानी कि माई हॉर्स शेक्स द हार्नेस, वह अपनी रस्सी को हिलाता है। बेल्स, उससे आवाज करता है। टू आस्क मी इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन माई स्टॉपिंग इन द मैनर एट दिस प्लेस, जिस तरह से मैं यहां रुका हूं वह पूछना चाहता है कि भाई कुछ गड़बड़ है क्या। देयर इज नो अदर साउंड, और कोई आवाज नहीं आ रही है। टू बी हर्ड, जिसे सुना जा सके। हियर, यहां पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा या के अतिरिक्त। द साउंड ऑफ द जेंटल विंड, मंद मंद बहती हुई, धीरे धीरे बहती हुई हवा की आवाज आ रही है। एंड द सॉफ्ट स्नो फ्लिक्स, स्नो फ्लिक्स क्या होता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आप लोगों ने कभी बर्फ का गोला खाया होगा ना, बर्फ का गोला खाया है किसी ने, है बर्फ का गोला। बर्फ का ऐसा टुकड़ा रखते हैं, उसके ऊपर ऐसा रखते हैं, फिर उसको घिसते हैं, घिस करके फिर वो नीचे ऐसे पहाड़ सा बन जाता है। फिर उसमें शरबत वगैरह डाल के देते हैं खाने के लिए, है ना, खाना है या पीना कुछ भी कह लो आप उसको। तो ये जो बर्फ के गोले में जब बर्फ को घिसते हैं और नीचे जो पार्टिकल्स निकलते हैं ना बर्फ के, स्नोफ्लेक्स लगभग वैसी होती है लेकिन उससे थोड़ी सी पतली होती है, मतलब साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो स्नोफ्लेक्स उसको कहा जाता है, बर्फ के छोटे छोटे कणों को। फोर्थ स्टैंजा कह रहा है द वुड्स आर लवली, ये जंगल बहुत ही प्यारे हैं। डार्क, अंधकार में घिरे हुए हैं। डीप, सघन है, गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे भी कुछ प्रोमिसेस हैं, मेरे भी कुछ वादे हैं, जो वादे मुझे क्या करना है, निभाने हैं। टू कीप का मतलब क्या है, वादे निभाने के अर्थ में। मतलब मेरे भी कुछ काम है, मेरे भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, मेरी भी कुछ ड्यूटीज हैं जो मुझे करनी है, क्योंकि वे ड्यूटीज कर्तव्य करने के लिए मैंने किसी को वादा किया है कि भाई आपका ये काम है, मैं करूंगा। एंड माइल्स टू गो, और अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। बिफोर आई स्लीप, मैं सोऊं उससे पहले मुझे बहुत लंबी यात्रा करके जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों मुझे यात्रा करनी है इससे पहले कि मैं सोऊं। यानी इस बात को वह 2 बार कह रहे हैं। रिपीटिशन का यहां इस्तेमाल हुआ है, वर्ड पूरी की पूरी लाइन को दोबारा रिपीट किया गया है। ये एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। तो यहां पर वे कह रहे हैं कि भैया ये वुड्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सघन हैं, बहुत ही घने हैं, बहुत ही अंधकार में हैं, मैं रुकना चाहता हूं, यहाँ ठहरना चाहता हूं। लेकिन वो अपने आप को याद दिलाते हैं कि यार मेरे कुछ काम बाकी हैं जो काम मुझे करने, मेरे कुछ वादे हैं जो मुझे निभाने हैं, और अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, कई मीलों की मुझे यात्रा करनी है। इससे पहले कि मैं सोऊं मुझे कई मीलों की यात्रा करनी है। ठीक है क्या, राइट और रॉन्ग, क्लियर है क्या पोएट्री? नो डाउट द वुड्स आर वेरी डार्क एंड थिक, इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल जो है बहुत ही अंधकार में है, बहुत ही गहरा है, सघन है। दे आर चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है ये जंगल जो है बहुत ही कैसे लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। एंड टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब है मन में लालसा या इच्छा पैदा करने वाले हैं। टू एक्सप्लोर, के अंदर जाकर जंगल में और घूमा जाए, देखा जाए। बट आई हैव टू कीप माई प्रोमिसेस एंड फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस, लेकिन मुझे अपने वादे निभाने होंगे, अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा। एट होम, घर पर, विच आई मस्ट रीच विदाउट डिले, घर जहां मुझे बिना देरी के पहुंचना होगा। आई हैव येट टू राइड मैनी माइल्स, मुझे भी कई मील जाना है। बिफोर आई कैन होप टू टेक रेस्ट, इससे पहले कि मैं रेस्ट या आराम करने की आशा कर सकूं। आई हैव येट टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे अभी भी एक लंबी दूरी की यात्रा करनी है। बिफोर आई कैन स्लीप, मैं सो सकूं उससे पहले मुझे लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी। ठीक है, समरी है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम, ये एक प्रतिबिंबात्मक कविता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब है जो प्रतिबिंबित करती है, यानी कि यहां पर वे आंखों से कुछ देख रहे हैं और शब्दों से उसे बता रहे हैं। तो जो आंखों से देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब, सेंटेंस का मतलब है कि सब्सटेंस का मतलब है कि उसका अर्थ क्या है ना, सब्सटेंस का मतलब अर्थ के अर्थ में। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है उत्तरदायित्व, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना, 2 वर्ड आए थे, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आया था जिसका मतलब, अब देखो दोनों में से कैसे भी कर लो। ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य कह लो, उत्तरदायित्व कह लो, जिम्मेदारी कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही मतलब है। ठीक है। अबाउट अ ट्रेवलर्स पॉज इन अ स्नोई वुड्स, ये एक प्रतिबिंबात्मक कविता है, एक यात्री के क्षण मात्र रुकने की एक बर्फ वाले जंगल में। द स्पीकर इज ड्रॉन टू द वुड्स ब्यूटी, और
स्पीकर जो है आकर्षित हो जाता है जंगल की सुंदरता को देखकर, बट एक्नॉलेज रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, लेकिन वह ज्ञान रखता है, जानता है, समझता है अपनी जिम्मेदारियों को जिन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। द पोएम एक्सप्लोर्स द ह्यूमन डिजायर, ये कविता जो है एक्सप्लोर करती है इंसान की इच्छा को टू एस्केप, के वह भाग जाना चाहता है, एंड अप्रिशिएट नेचर्स ब्यूटी, और वह प्रकृति की सुंदरता को की प्रशंसा करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है, while also recognizing the importance of fulfilling obligation, इस बात को पहचानते हुए, इस बात को जानते हुए कि क्या महत्व है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने का। तो उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने का महत्व भी है, साथ ही साथ क्या है, प्रकृति की प्रशंसा करने का, प्रकृति का आनंद लेने की इच्छा भी है। दोनों इच्छाएं साथ साथ मनुष्य के मन में चल रही है। चलिए तो फटाफट से आपके सामने एमसीक्यूज आ रहे हैं, जवाब देते चलो। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस कविता के स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है? एक यात्री है, एक जंगल के व्यक्ति है, एक किसान है, या एक कवि है? पोइट्री के हिसाब से बताना। चलो भैया जल्दी से, इतना टाइम काहे लग रहा है भाई? तो करेक्ट आंसर है अ ट्रैवलर, यानी कि यहां पर ये क्या है, एक यात्री के रूप में इस कविता को कह रहे हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम, ये कहां पर बनी है कविता, सेटिंग क्या है इसकी, किस स्थान पर ये कविता बनी है बताइए? विलेज में नहीं, फॉरेस्ट में, हाँ हम कह सकते हैं फॉरेस्ट हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि स्नोई वुड्स जो है हमारे लिए ज्यादा बेटर आंसर बन रहा है, क्योंकि जंगल तो ये दोनों ही हैं, इन दोनों का मतलब जंगल है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर जंगल के साथ बर्फ भी है, तो स्नोवी वुड्स जो है ये कहना थोड़ा ठीक रहेगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। whose woods are being described in the poem, यहां पर किसके जंगलों की व्याख्या की गई है कविता में? किसके जंगल हैं ये? क्या ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट या यात्री के जंगल हैं, उनके किसी दोस्त के जंगल हैं, किसी अनजान आदमी के जंगल हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम नहीं जानते, क्या उसके जंगल हैं, या अननोन जंगल है? तो अननोन तो है नहीं, जंगल तो अनजान नहीं है, लेकिन अनजान व्यक्ति के जरूर हैं, एक स्ट्रेंजर के हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीकर्स हॉर्स डूइंग, स्पीकर का यानी वक्ता का घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है? नहीं। खा रहा है? नहीं। सो रहा है? नहीं। गिविंग हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, अपने गले में जो रस्सी है उस पर जो घंटी लगी हुई है उस घंटी को क्या कर रहा है? हिला रहा है। ठीक है, चलो। What is the only other sound mentioned in the poem, कविता में और कौन सी दूसरी आवाज है जिसका जिक्र किया गया है? ठीक है, विंड का, स्नो का, हॉर्स की बैल का, स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। तो यहां पर करेक्ट आंसर ये होगा कि हमें स्वीप यानी कि बहने की आवाज आती है, इजी विंड की, और फ्लेक के गिरने की आवाज आती है। तो यही एकमात्र और साउंड है जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो विंड की भी है और स्नो की भी है, दोनों की है, लेकिन वो स्नो मतलब फ्लेक्स है, स्नो फ्लेक्स की आवाज आ रही है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुड, तो स्पीकर जो है उसकी क्या मनोदशा है, उसके मन में क्या है इसके प्रति, जंगलों के प्रति उनके मन में क्या भाव है? तो वे फियरफुल है, क्या उन्हें जंगलों से डर लग रहा है? इनडिफरेंट का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा पहले था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। एप्रिशिएटिव यानी कि बहुत ही प्रशंसात्मक भावना है उनके मन में, या डिसडेनफुल, निराशा की भावना। व्हाट डज द स्पीकर हैव टू डू बिफोर ही कैन स्लीप, वह सो सके उससे पहले स्पीकर को क्या करना है? कीप प्रोमिसेस, ट्रेवल माइल्स, बोथ एंड ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो दोनों ही काम करने हैं उन्हें, अपने वादे भी निभाने हैं और कई मील की यात्रा भी करनी है। व्हाट इज द टोन ऑफ पोएम, इस कविता की टोन कैसी है? मेलकॉनिक है, रिफ्लेक्टिव है, जॉयफुल है, एंग्री है? तो हम अभी देख चुके समरी में रिफ्लेक्टिव है। अगला प्रश्न, चलिए, व्हाट इज द पोएम्स स्ट्रक्चर, इस कविता का स्ट्रक्चर कैसा है? फ्री वर्ड्स की तरह लिखा गया है इसे,
सोनेट की तरह यानी चतुर्दशपदी की तरह लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब होता है मुक्तक छंद, बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मुक्तक छंद, जहां जो जैसे लिखना है लिखो। बैलेड क्या एक गाथा गीत है, क्या इस गीत में, इस कविता में कोई कहानी सुनाई गई है, या क्वाट्रेन है, इसके अंदर 3 या 4 क्वाट्रेन है, 4-4 लाइनों की जो स्टेंजा होते हैं उनको क्वाट्रेन कहा जाता है। तो पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसी है ये कविता, तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि फ्री वर्स तो नहीं है, क्योंकि फ्री वर्स तो मतलब देखने से समझ में आता है। सोनेट भी नहीं है क्योंकि 14 लाइंस नहीं है। बैलेड नहीं है क्योंकि यहां पर कोई गाथा या कोई कहानी नहीं सुनाई जा रही। हाँ, लेकिन 4-4 लाइन के 4 समूह जरूर बने हुए, इसका मतलब क्वाट्रेन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है, क्वाट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। व्हाट इज द स्पीकर्स रिलेशनशिप विद द ओनर ऑफ द वुड्स, यहां पर जो स्पीकर है उसका क्या रिश्ता है जंगल के मालिक से। तो क्या वह उसका दोस्त है, नहीं। अजनबी है, हाँ। नेबर है, नहीं। अननोन है, हाँ मतलब अननोन ही है, स्ट्रेंजर है, उसके लिए अनजान आदमी है। व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, दिन का कौन सा समय कविता में बताया गया है। मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का, नाइट का, तो इवनिंग का। चैप्टर के नाम में, पोएट्री के नाम में ही इवनिंग है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, शाम का समय बताया गया। व्हाट इज द वेदर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कौन सा वेदर है, मौसम कौन सा है। सनी, क्या धूप निकली हुई है। रेनी, क्या बरसात हो रही है। स्नोई, क्या बर्फ गिर रही है। विंडी, क्या तेज हवाएं चल रही है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्नोई है। कैसा है एटमॉस्फेयर, स्नोई यहां पर, यानी कि बर्फ गिरने वाला मौसम है। व्हाट इज द स्पीकर्स हॉर्स वंडरिंग, यहां पर जो हमारे कहानी सुनाने वाला है, जो व्यक्ति हैं, उनका घोड़ा क्या सोच रहा है। वाई दे आर स्टॉपिंग, वे क्यों रुके हुए हैं। वाई दे आर मूविंग, वे क्यों चल रहे हैं। वाई दे आर ईटिंग, वो क्यों खा रहे हैं। वाई दे आर स्लीपिंग, वे क्यों सो रहे हैं। तो देखा जाए तो ना वे चल रहे हैं, ना वे खा रहे हैं, ना वे सो रहे हैं, वे रुके हुए हैं। तो यहां पर घोड़ा यही सोच रहा है कि वे लोग क्यों रुके हुए हैं, क्या कारण है। ठीक है। व्हाट इज द साउंड ऑफ द विंड डिस्क्राइब्ड एज, तो यहां पर जो साउंड है विंड का, उसे कैसे बताया गया है कि कैसी आवाज है हवा की। लाउड, बहुत तेज, बहुत ज्यादा जोर से आवाज है। सॉफ्ट, कोमल आवाज है। इजी, आसान, इजी गोइंग है। हार्श, कर्कश या कठोर आवाज है। इजी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द स्पीकर्स प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मैंने अभी चैप्टर में भी बताया था, प्राथमिकता। कौन सा काम पहले करने की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी कौन से काम को करने की है। टू एंजॉय द वुड्स, क्या वुड्स को एंजॉय करना उनकी प्रायोरिटी है, क्या नहीं है। की प्रोमिसेस, हाँ अपने वादा रखना उसकी प्रायोरिटी है। टू ट्रेवल माइल्स नहीं, स्लीप नहीं। ठीक है, कि उन्हें अपने प्रोमिसेस रखने होंगे, उन्हें अपने वादे निभाने होंगे, यही उनकी प्रायोरिटी है। What is the poem's theme? The beauty of nature, the importance of promises, the struggle of life, the joy of travel. The importance of promises. क्योंकि अगर वे रुक जाते नेचर की ब्यूटी के लिए और लास्ट में नहीं कहते कि भाई वादे निभाना मेरी प्राथमिकता है, तो हम इसे नहीं मानते। जीवन में हम जब यात्रा में निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें रोकने का प्रयास करती हैं। हमेशा गलत चीज़ें ही रोके ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ें भी रोकती हैं। ठीक है, ठीक है क्या। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट, भावनात्मक स्थिति क्या है उनकी। तो रिफ्लेक्टिव है, प्रतिबिंबात्मक है, ना खुश है, ना दुखी है, ना एंग्री है, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द पोएम्स सिंबलिज्म, सिंबलिज्म का मतलब होता है प्रतीकात्मकता। इस कविता के अंदर कैसी प्रतीकात्मकता आपको देखने को मिलती है, कैसा प्रतीक आपको देखने को मिलता है, बताइए। The woods represent freedom, no. Responsibility, yes. Temptation, no. Isolation, no. यहां पर वुड जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। What is the speaker's decision? To stay in the wood, leave the wood, rest for a while, to keep moving. यहां पर आपके स्पीकर जो है वो क्या निर्णय लेते हैं, जंगल में रुकने का, जंगल छोड़ के जाने का, क्षण मात्र के लिए आराम करने का, या आगे बढ़ते रहने का। तो लास्ट में डिसीजन लेंगे आगे बढ़ते रहने का। What is the poem's message? इस कविता का क्या मैसेज है, क्या संदेश देती है ये कविता। तो ये यही संदेश देती है, टू प्रायोरिटाइज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर डिजायर्स।
अपनी इच्छा से ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को मानना चाहिए। Why does the horse find the situation strange? घोड़े को ये स्थिति अजीब या विचित्र क्यों लगती है? This is unusual. Unusual का मतलब है कि ये सामान्य बात नहीं है। ये जो घटना है, ये जो स्थिति है, थोड़ी सी असामान्य है। कैसी है? असामान्य है। Because the horse usually stops a farmhouse. क्योंकि घोड़ा जो है सामान्यतः किसी फार्म हाउस पर रुकता है, राइट? एंड एट द मोमेंट नो हाउस इज नियर, और इस समय जब ये यहाँ रुके हुए हैं जंगल के पास, कोई घर है ही नहीं, कोई फार्म हाउस है ही नहीं। बाय दैट इज वाई द हॉर्स वंडर्स, इसीलिए हॉर्स जो है वह वंडर करता है। वंडर का मतलब होता है सोचना, विचार करना। एज टू वाई, क्यों? वाई हिज मास्टर, क्यों उसके जो मास्टर हैं, जो राइडर हैं, राइडर का मतलब जो उनके सवार हैं, जो घुड़सवारी कर रहे हैं, शुड स्टॉप देयर, उन्हें वहां क्यों रुकना चाहिए, वे वहां क्यों रुक रहे हैं? एट सच अ लोनली प्लेस, ऐसे एकांत या निर्जन स्थान पर जहां पर कोई भी नहीं है ना, ऐसे में क्यों यहां पर रुके हैं हम? द स्पीकर रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वर्ड्स इन द ओपनिंग स्टेंजा। तो यहां पर स्पीकर जो हैं, हमारे वक्ता जो हैं, जो कहानी, जो हमें कविता सुना रहे हैं, वो उल्लेख करते हैं। रेफर का मतलब है उल्लेख करना, उसके बारे में बताना, कि इस जंगल के मालिक के बारे में बात बताते हैं जैसे ही कविता शुरू होती है। पहले स्टेंजा में, स्टेंजा कहा जाता है पद्यांश को, तो पहले पद्यांश में वे उसके बारे में बताते हैं। हु डज द ओनर स्टैंड फॉर हियर, यहां पर स्टैंड किस, यहां पर ओनर जो है वह किस चीज को दर्शा रहा है? अकॉर्डिंग टू द पोएट द ओनर ऑफ द वुड्स लिव इन अ नियर बाय विलेज। कवि के अनुसार जो ओनर है, यानी कि जो मालिक है इस जंगल के, वे पास के ही गांव में रहते हैं। ही इज अ विलेजर, और वे एक ग्रामीण है। डज द स्पीकर लाइक द सीन, क्या यहां पर जो हमें कविता सुना रहे हैं उन्हें वह दृश्य पसंद आया? तो हाँ, नेचुरल सी बात है, इसलिए वहां रुक गए और इतनी कविता बनी और इसीलिए हमारे कोर्स में लग गई। विच वर्ड्स और फ्रेज सजेस्ट दिस, कौन सा शब्द या कौन सा वाक्यांश, कौन सा शब्द या कौन सा वाक्यांश आपको ये बताता है या इससे आपको ये पता चलता है? ठीक है, द स्पीकर लाइक्स द सीन, स्पीकर को ये दृश्य बहुत ज्यादा पसंद आता है। द सीन इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। द फ्रेज सजेस्ट, एक वाक्यांश है जो ये बताता है। इन द सीन, इन फ्रेज वुड्स एंड फ्लेक्स, जहां पर वुड्स एंड फ्लेक्स कहा जाता है, उस फ्रेज या वाक्यांश से हमें पता चलता है कि भैया यहां पर जो कवि है उसे ये जंगल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है क्या बेटा? वो तो तैयार करने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हाउ मेनी टाइम्स डज द स्पीकर यूज द वर्ड वुड्स, पूरी कविता में वुड्स शब्द कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? विच एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है कौन सा विशेषण जो है, डज ही यूज फॉर वुड्स, जंगल के लिए कौन से विशेषण का इस्तेमाल किया गया है? तो वुड्स जो शब्द है ये टोटल 4 बार इस्तेमाल किया गया। कितनी बार? 4 बार। डार्क जो एक विशेषण है उसका इस्तेमाल किया गया है वर्ड वुड्स के लिए। जंगल के लिए एक विशेषण इस्तेमाल किया गया है, वो विशेषण कौन सा है? डार्क विशेषण है। व्हाट डज स्लीप मीन इन दिस पोएम, स्लीप या सोने का क्या अर्थ है इस कविता में? इन दिस पोएम स्लीप मीन टू टेक रेस्ट और डाई। स्लीप का मतलब है रेस्ट लेना, कुछ क्षण के लिए आराम करना, या फिर मर जाने के अर्थ में है। ठीक है, कि हम अपने जीवन को जीते हुए इस तरह के आनंदों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और एक समय हम अपने जीवन में मर जाएंगे, लेकिन हम कभी भी अच्छे से प्रकृति का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमेशा जिम्मेदारियां या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी डिजायर से ऊपर चलेंगी, हमारी इच्छाओं से, हमारी टेम्पटेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। क्या चीज? हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कर्तव्य, हमारे उत्तरदायित्व। ठीक है। विच प्रोमिसेस इन द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, यहां पर जो स्पीकर है वह कौन से वादों की, कौन से प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं? द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिज प्रोमिसेस एंड हिज ऑब्लिगेशंस एट होम। तो वे उनके घर पर जो वे वादे करके आए हैं, घर की उनकी जो, वेयर ही हैज टू रीच विदाउट डिले, घर जहां उन्हें बिना किसी देरी के पहुंचना है। उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके वादे हैं घर के प्रति, तो उन्हें टाइम पर घर पहुंचना है। ऑब्लिगेशंस का मतलब है उनकी जिम्मेदारी होना। क्या होना? जिम्मेदारी होना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। व्हाट डज
एंड माइल्स गो टू बिफोर आई स्लीप सजेस्ट। तो 2 बार इस वाक्य का इस्तेमाल किया गया है कि कई मीलों की यात्रा करनी है इससे पहले कि मैं सोऊं। तो एक बार तो यह है कि यहां से यात्रा करके घर पहुंचनी है, घर पहुंच के मैं रेस्ट करूंगा क्योंकि घर पे मेरी जिम्मेदारियां हैं। दूसरा यह है कि मुझे अभी जीवन में बहुत लंबी यात्रा करनी है मरने से पहले, तो मुझे और अवसर मिलेंगे जिससे मैं इस जंगल को देख पाऊंगा। द पोएट रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैड टू ट्रेवल लॉन्ग बिफोर ही माइट टेक रेस्ट। कवि यहां पर अपने आप को याद दिलाता है कि उन्हें काफी लंबी यात्रा करनी है इससे पहले कि वे रेस्ट लें। सो ही रिज्यूम्ड हिज जर्नी, तो अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ करते हैं। ही थॉट दैट ही हैड टू कीप हिज प्रोमिसेस, और वह सोचते हैं कि उन्हें अपने वादा निभाना है, अपने वादे बनाए रखने। ही हैड दस गो माइल्स बिफोर ही कुड टेक रेस्ट, और इस तरीके से उन्हें पता चलता है कि उन्हें कई मील की यात्रा करनी है रेस्ट लेने से पहले। ही हैड टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, उन्हें काफी लंबी दूरी कवर करनी है। बिफोर ही कुड एंजॉय स्लीप, इससे पहले कि वह सोने का आनंद ले सकें। इन दिस कनेक्शन, इस संदर्भ में, द सिनेस ऑफ ड्यूटी, यानी कि अपने कर्तव्य का बोध होना, बिकम स्ट्रॉन्गर, वह और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ही ऑल टुगेदर, वह पूरी तरीके से रिजेक्टेड टेम्पटेशन बाय ऑफ स्टॉपिंग देयर। रिजेक्टेड का मतलब है इस तरीके से हमारे जो कवि हैं वे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं इस टेम्पटेशन को, इस लालच को कि भाई वे वहीं उस जंगल में कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं। फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम किसे कहते हैं? राइम स्कीम कहा जाता है तुकबंदी को। तुकबंदी कैसे होती है मैं एक बार बता देता हूं, कविता में ही बता देता हूं, ठीक है। ये है जैसे कि लास्ट जो वर्ड्स हैं, अंतिम जो शब्द हैं, केवल उनके उच्चारण पर ध्यान देंगे, अंतिम शब्द के उच्चारण पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्या आया? नो ए, दो ए, हियर बी, स्नो ए। तो नो, दो, हियर और स्नो, तो ए ए बी ए, यानी कि जो जो स्वर एक समान है उनको ए लिखेंगे, जो नया स्वर आ जाएगा उसे बी लिख देंगे। नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा क्वीर, नियर, फ्रोजन, ईयर। तो आप देखोगे क्वीर, नियर, फ्रोजन और ईयर, यानी कि क्वीर, नियर, ईयर, ये तीनों का उच्चारण एक जैसा है लेकिन फ्रोजन का उच्चारण अलग है। तो ए ए बी ए। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर शेक, मिस्टेक, स्वीप, फ्लिक। तो बेल्स, सॉरी, शेक और मिस्टेक ये तो ए ए हैं। स्वीप ये हो गया बी, और फ्लिक, शेक, मिस्टेक, फ्लिक, तीनों का उच्चारण एक जैसा है, स्वीप का उच्चारण अलग है। सेम डीप, कीप, आई एंड स्लीप। तो डीप, कीप, स्लीप तीनों का उच्चारण एक जैसा है और आई का उच्चारण अलग है, ठीक है। इस तरीके से हम राइम स्कीम बनाते हैं। राइम स्कीम बनाना बहुत आसान है, बस शब्द का सही उच्चारण करें और एक समान उच्चारण वाले शब्दों को एक साथ एक ग्रुप में रखें। तो यहां पर फॉलोइंग वर्ड जो हैं ये एक सेंस देते हैं साउंड का, जो एजी जो यहां पर दिया गया है, वुड, स्नो, दो, स्नो, लेक, डार्केस्ट, शेक, मिस्टेक, ब्लैक, डार्क, डीप, कीप, स्लीप, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग यहां पर राइम स्कीम बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। ठीक है, क्या क्लियर है क्या यहां तक का? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब। डज द हॉर्स इन द पोएम सजेस्ट एनीथिंग अबाउट द स्पीकर? क्या यहां पर घोड़ा जो है इस कविता में, क्या वह आपको स्पीकर के बारे में कुछ बताता है? व्हाट एंड हाउ, क्या बताता है और कैसे बताता है? द हॉर्स इज सरप्राइज्ड अबाउट द स्पीकर। घोड़ा जो है सरप्राइज्ड है, चौंका हुआ है स्पीकर के बारे में। देयर इज नो फार्म हाउस इन द वुड्स, क्योंकि जंगल में कोई फार्म हाउस नहीं है। द हॉर्स इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, और घोड़ा बहुत ज्यादा परेशान है। वाई हिज राइडर हैड स्टॉप्ड एट दैट प्लेस, के राइडर उस जगह पर क्यों रुका है, वेयर देयर इज नो फार्म हाउस, जहां कोई फार्म हाउस नहीं है। हियर द हॉर्स रिप्रेजेंट द कॉमन सेंस, यहां पर घोड़ा जो है वो एक मूल समझ को दर्शाता है, ऑफ अ मैन, एक मनुष्य की, हु सीज द ओनली ऑब्वियस एंड विजिबल, जो ऑब्वियस स्पष्ट चीजें या जो सामने विजिबल रियलिटी होती हैं, सामने दिखने वाली जो वास्तविकताएं होती हैं उन्हें देखता है। द स्पीकर स्टैंड्स फॉर विजडम, नॉलेज एंड इंसाइट, और यहां पर स्पीकर किस चीज को दर्शा रहा है?
बुद्धिमत्ता को दर्शा रहा है, नॉलेज यानी ज्ञान को दर्शा रहा है, और इंसाइट यानी कि इसका मतलब भी ज्ञान ही होता है। ठीक है, द फंक्शन डज द रिपीटिशन इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम सर्व। तो ये जो पिछली अंतिम दो पंक्तियों में एक ही लाइन को, एक ही वाक्य को दो बार लिखा गया है, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको क्या जानकारी मिलती है? द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपोज्ड द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। द पोएट हैज रिपीटेड द सेम लाइन। यहां पर कवि ने रिपीट किया है, दोहराया है उसी पंक्ति को। इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम पद्यांश में, द होल थीम ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द लास्ट टू लाइन्स। यानी कि पूरी जो थीम है, मुख्य विचार जो है इस कविता का, ये मतलब पूरी कविता इस अंतिम दो लाइनों के चारों तरफ ही घूमती है। These two lines reveal the main ideas of the poem। अंतिम दो कविताएं जो पंक्तियां जो हैं, ये दर्शाती हैं जो वास्तविक विचार है, जो मुख्य विचार है इस कविता का, उसे। The poet has come a lonely forest। कवि यहां पर एक एकांत या शांत अकेले जंगल में आया है। Where the master of the woods was not present। जहां पर उस जंगल का मालिक उपस्थित नहीं है। But the poet was so charmed with the beauty of the nature that he did not want to leave the place। लेकिन यहाँ पर कवि जो है इतना आकर्षित हो जाता है उस स्थान की सुंदरता को लेकर कि वह उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता। The horse of the poet reminds the poet not to stay there। और घोड़ा जो है कवि का, वह उसे याद दिलाता है कि वहां नहीं ठहरना है। Because there was no farm house। क्योंकि वहां कोई फार्म हाउस नहीं है। There the poet too reminds him ड्यूटी। और पोएट जो है वह भी अपने आप को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। ही हैड टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसे काफी लंबी दूरी तक जाना है। ही इज फुली अवेयर ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और वह इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति जानता है। दैट ही हैड, जो जिम्मेदारियां उस पर है। ही इज नॉट रेस्ट। वह रेस्ट नहीं कर सकता अंटिल द गोल ऑफ लाइफ फुली अचीव्ड। जब तक उसके जीवन का जो गोल है, जब तक उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह आराम नहीं कर सकता। द पोएट हियर द लास्ट टू लाइन्स स्टैंड्स फॉर विजडम, नॉलेज एंड इंसाइट। यहां पर अंतिम दो पंक्तियां जो है उसमें ज्ञान और जानकारी, बुद्धिमत्ता, इसी का महत्व बताया गया, उसी को दर्शाती है। हेंस द पोएम इज मोर इंप्रेसिव। इसीलिए ये कविता जो है और ज्यादा प्रभावशाली है। एंड प्रेज वर्दी, और प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। The whole theme of the poem revolves around these two lines। पूरी की पूरी थीम जो है इस कविता की इन दो पंक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। The dual meaning, दो या डबल अर्थ जो निकल रहे हैं इन पंक्तियों के, quite suggestive, वे काफी मतलब आपको सलाह देने वाले हैं। The lines are very simple। दोनों पंक्तियां बहुत आसान हैं। But the ideas are very high। लेकिन उनमें जो विचार बताए गए हैं वे बहुत उच्च कोटि के हैं। The lines are highly inspiring and motivating। ये पंक्तियां बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाली है और मोटिवेट करने वाली है। द रीडर वॉन्ट्स टू रीड दीज लाइन्स। रीडर यहां पर इन पंक्तियों को पढ़ना चाहता है अगेन एंड अगेन, बार बार। वॉट डज हार्नेस बेल सजेस्ट। हार्नेस बेल का क्या मतलब है? यानी कि गले में बांधने वाली, जानवरों के गले में बांधने वाली रस्सी पर जो घंटी लगी होती है, उसका क्या महत्व है? हियर द पोएम द हार्नेस बेल इज वेरी इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव। इंडिकेटिव मतलब कुछ बताने वाली है, कुछ इंडिकेट करने वाली है, दर्शाने वाली है। सजेस्टिव कुछ सलाह देने वाली है। दीज टू वर्ड्स इंडिकेट द ट्रू मोटो। मोटो का मतलब हो गया गोल, या आप कह सकते हो आइडिया। तो ये दो वर्ड्स जो हैं ये दर्शाते हैं वास्तविक जो उद्देश्य है इस कविता का, उसे। द पोएट इज स्टेइंग इन द वुड्स। यहां पर कवि जो है वह जंगलों में रह रहा है। द मास्टर ऑफ वुड्स इज नॉट प्रेजेंट देयर। और जंगल का मालिक वहां नहीं है। बट द पोएट इज सो चार्म्ड। लेकिन यहां पर कवि जो है वह इतना ज्यादा जंगल के प्रति आकर्षित हो जाता है विद द ब्यूटी ऑफ द नेचर, इस प्रकृति की सुंदरता से, दैट ही वॉन्ट्स टू स्टे देयर एट नाइट, कि वह रात्रि के समय पर भी वहां रुकना चाहता है। बट हिज हॉर्स वॉज स्टैंडिंग देयर। लेकिन उसका घोड़ा वहां खड़ा था। द हॉर्स वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। और घोड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वाई हिज मास्टर वॉज नॉट मार्चिंग अहेड। मार्च का मतलब होता है बढ़ना, कि उसका जो मालिक है वह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वह यहां पर क्यों रुका हुआ है। द हॉर्स हियर स्टैंड्स फॉर मैन हु सीज द रियलिटीज। घोड़ा यहां पर उन लोगों को दर्शाता है जो वास्तविकता को देखते हैं, भावनात्मक जीवन नहीं जीते हैं, वास्तविक जीवन जो जीते हैं
उनको यहाँ पर घोड़ा दर्शाता है। द हार्नेस बेल ऑफ द हॉर्स गिव्स द साउंड, और हार्नेस बेल जो है घोड़े की वह एक आवाज करती है। इट मीन्स द साउंड सजेस्ट दैट द पोएट इज फॉरगेटिंग हिज ड्यूटीज टू लाइफ, और इस आवाज का, घंटी की आवाज का मतलब है, ये बताता है कि कवि जो है वह भूल रहा है अपने कर्तव्यों को, जीवन में उसके जो कर्तव्य हैं उन्हें भूल रहा है। He has to do a lot of work, उसे बहुत सारा काम करना है। He should not stay there, उसे वहां नहीं रुकना चाहिए। He should remember his responsibilities, उसे अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए। The poet becomes conscious as soon as he hears the हार्नेस बेल, और एकदम से जागरूक हो जाता है, होश में आ जाता है जैसे ही वह हार्नेस की उस घंटी को सुनता है। द हार्नेस बेल इज वेरी सजेस्टिव, तो यहां पर हार्नेस बेल जो है गले में बांधे जाने वाली रस्सी की जो घंटी की आवाज है वह बहुत ज्यादा आपको सलाह देती है और इंडिकेटिव है। इट सजेस्ट द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, और ये क्या बताती है, ये जीवन के कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को बताती है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जंगल बहुत ही प्यारा है, अंधकार से भरा हुआ है और गहरा है। इस पंक्ति को, इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, कंपोज्ड बाय लर्नेड इंग्लिश पोएट, जाने माने अंग्रेजी भाषा के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है। ही वॉज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वे महान प्रकृति प्रेमी थे। हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीनेस ऑफ द वुड्स, यहां कवि जो है व्याख्या करते हैं जो जंगल है उसकी खूबसूरती का। द पोएट नैरेट्स द स्टोरी ऑफ अ राइडर, ये कविता यहां पर बताती है एक राइडर यानी घुड़सवार की कहानी, हु वॉज मार्चिंग, जो कि आगे बढ़ रहे थे, थ्रू द वुड्स, जंगल के बीच से होकर, ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक बर्फ गिरती हुई शाम पर। He was very much impressed by the beauty and loneliness of the natural objects, और वे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। किस चीज से प्रभावित होते हैं, जो सुंदरता है और जो लवलीनेस है, जो प्यारापन है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, प्राकृतिक वस्तुओं का। He stopped there for a short time, वे कुछ समय के लिए, कम समय के लिए वहां रुकते हैं। To enjoy the beauties of nature, जो प्रकृति की सुंदरताएं हैं उनका आनंद लेने के लिए। There was no farmhouse anywhere nearby, आसपास कोई फार्म हाउस नहीं था। Where the rider could spend some time, जहां ये घुड़सवार कुछ समय बिता सके। There was no shelter from the back weather, यानी कि बैड वेदर, यानी कि बुरे मौसम से बचाने के लिए वहां कोई शेल्टर, आश्रय का स्थान भी नहीं था। There were the woods on the one side and the frozen lake on the other side of the road, सड़क के एक तरफ जंगल था, सड़क के दूसरी तरफ जमी हुई झील थी। It was the darkest scene of the wood, और ये जंगल का सबसे अंधकारतम या अंधकार वाला स्थान था। इन दिस वे, इस तरीके से द ब्यूटी ऑफ नेचर वॉज मोर लवली डार्क एंड डीप, जो प्रकृति की सुंदरता है वह बहुत ज्यादा प्यारी है, अंधकार में है, गहरी है। द सीन वॉज वेरी लवली, दृश्य बहुत ही प्यारा था। इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर का महीना है। सो नाइट वॉज वेरी डार्क, तो रात बहुत ही अंधकार में थी। द फॉरेस्ट वॉज वेरी बिग, जंगल बहुत बड़ा था। इट वॉज स्प्रेडिंग अप टू द डीप एरियाज, और यह स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना, तो ये फैला हुआ था कहां तक, डीप एरियाज तक, मतलब गहराई वाले स्थानों तक ये फैला हुआ था। ठीक है। द पाथ ऑफ लाइफ अबाउंड्स इन टेम्पटेशन ऑफ एवरी शॉट, हमारे जीवन का जो मार्ग है वो अलग अलग तरह के लालचों से, अलग अलग तरह की लालसाओं से घिरा हुआ है। यू कैन नॉट कैरी आउट योर मिशन अनलेस यू ओवरकम दीज टेम्पटेशन, अगर आप इन लालसाओं से, इन इच्छाओं से बाहर नहीं निकलोगे तो आप कभी भी अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी सकते, अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते। डू यू अग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। कितना प्यारा प्रश्न है, मतलब मैं चाहता हूं कि एक बार, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद अपनी लैंग्वेज में लिख करके कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं जैसे यहाँ पढ़ाने आया, आज पता नहीं क्या है, आज सभी की तबीयत खराब है मैं दिन तक ठीक था, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक भी मैं ठीक था।
1:30 बजे मैंने खाना खाया, खाना खाते अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लगी तो मैं जाकर के थोड़ी देर रजाई में लेट गया। मैं लेटा और मात्र 15 से 20 मिनट में मुझे फीवर आ गया। मैं सुबह बिल्कुल परफेक्ट था, मस्त था, बिल्कुल सही था, सब कुछ बढ़िया था। आप सोच नहीं सकते कि मतलब जस्ट खाना खा के लेटा हूं और लेटते ही मुझे फीवर आ गया। तो अब जब मुझे क्लास लेनी है तो जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मेरे लिए आज हो गई थी रजाई कि यार लेटे रहो यार, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, खड़ा नहीं रहा जा रहा, बोलने में भी ज्यादा नहीं आ रहा, लेटे रहो। ये टेम्पटेशन है, एक लालच है, लालसा है एक। अगर मुझे अपना मिशन कैरी आउट करना है, मेरे जीवन में मेरा जो काम है अगर उसे मुझे ठीक तरीके से करना है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन अगर मुझे निभाना है, तो मुझे इन टेम्पटेशंस को छोड़ना होगा, इन लालसाओं को छोड़ना होगा। इनको छोड़े बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। द पाथ ऑफ लाइफ अबाउंड्स इन टेम्पटेशन ऑफ एवरी शॉट, वन कैन नॉट कैरी आउट हिज मिशन अनलेस वन ओवरकम दीज टेम्पटेशंस। दैट इज द ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ। ये वास्तविकता, ये जीवन की वास्तविकता का तथ्य है। वी अग्री टू दिस, हम इस बात से सहमत है, इस पॉइंट से। मैंस लाइफ इज फुल ऑफ टेम्पटेशन। इंसान का या मनुष्य का जीवन बहुत सारी लालसाओं से भरा हुआ होता है। एवरी मैन लाइक्स टू लिव अ ग्लोरियस लाइफ। हर व्यक्ति एक गरिमा में शानदार लाजवाब जीवन जीना चाहता है। द सेम थिंग इज फाउंड इन द प्रेजेंट पोएम। यही चीज इस कविता में भी देखने को मिली। स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट इज चार्म्ड। यहां पर कवि जो है आकर्षित हो जाते हैं प्राकृतिक सुंदरता से। He does not want to leave the woods. वह जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहते। He wants to enjoy the happiness in nature. वे उस प्रकृति की प्रसन्नता का आनंद लेना चाहते हैं। He has forgotten all his duties to life. वे अपने जीवन में जितने भी कर्तव्य हैं उनके जीवन में, उन सबको भूल चुके हैं। But he do not, sorry. बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। इन ऑर्डर टू लिव हैप्पी एंड रियल लाइफ, एक आनंददायक, प्रसन्नता वाला और वास्तविक जीवन जीने के लिए। अ मैन मस्ट ओवरकम द टेम्पटेशंस एंड ग्लोरीज ऑफ लाइफ। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में जो लालसाएं होती है उनसे ऊपर उठना पड़ता है। टेम्पटेशन एंड ग्लोरीज आर नॉट एवरलास्टिंग। लालसाएं और गरिमा, या आप कह सकते हो लालसाएं और शान और शौकत हमेशा नहीं रहता। अ मैन मस्ट लीव अ रियल, लीव नहीं है, लिव अ रियल एंड रेस्पॉन्सिबल लाइफ। एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को एक वास्तविक और जिम्मेदारी पूर्ण जो है जीवन जीना चाहिए। ठीक है क्या? ओके, चलो सबको क्लियर है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।